प्रीति बुरा और आज हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 5, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सीडीएस, ईपीएफ और एनी अदर स्टेट पीसीएस लाइक आरपीएससी, यूपीपीसीएस। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर किसी ने भी पिछली जो सीरीज़ है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको देख ले, क्योंकि विदाउट आपके पिछले वाली सीरीज़ को देखे बिना आपको ये वाली सीरीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। ओके, अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो स्पेसिफिकली टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोरल रीफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ चुकी है और बहुत सारे स्टेट पीसीएस है ऐसे एग्जाम्स में हमने देखने को मिला है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरल रीफ्स या इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब देखो, कोरल रीफ्स होती क्या है? अंडर वाटर इकोसिस्टम है, वाटर के अंदर का इकोसिस्टम है, और स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कॉलोनीज बनाते हैं, टाइनी एनिमल्स होते हैं मरीन वाटर के अंदर, और जिनके अंदर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ओके, और ऐसा जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है कोरल्स में, इसको बोलते हैं जूजेंथले। प्लीज़ इसको नोट कर लो कि जो असिस्ट करता है कोरल को न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में, सो किसकी किसकी हेल्प की वजह से? फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जूजेंथले। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली जो कार्बन आपके इसमें एनर्जी फिक्स होते ही है, मतलब जो कैल्सिफिकेशन होता है इसमें, है ना, आपको न्यूट्रिएंट फ्लक्स होता है, ये वाले ऐसी एक्टिविटीज इसके अंदर होती है। और ये एक्टिविटीज प्रोवाइड कौन करता है? ये एक्टिविटीज कोरल प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर खुद एक एनर्जी भी होती है जो ये कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज जो टिश्यूज होते हैं कोरल के, वो बेसिकली खुद इतने ज़्यादा वो नहीं होते, उनके अंदर कोई ऐसा कुछ कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं बेसिकली जो इसके टिश्यूज होते हैं, और वाइट कलर के बेसिकली देखने को मिलते हैं। और अगर जो जो कई कई बार आपको अगर कोई कलर्ड मिलते हैं, कोई अगर कोई कोरल रीफ का थोड़ा बहुत उसमें कलर आपको देखने को मिलता है पिंकिश सा, तो वो किससे आता है? जूजेंथले की वजह से आता है, वो उसको कलर देता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोरल रीफ किस तरीके के कलर के होते हैं या उसको कौन कलर प्रोवाइड करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जूजेंथले इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास दो टाइप के कोरल होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल और एक होते हैं सॉफ्ट कोरल। ठीक है, और आपके इसके एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए, जैसे सी फैन और सैंड जॉर्जन्स की वजह, जॉर्जन्स जो होते हैं आपके, ये दो टाइप के कोरल हैं जो सॉफ्ट और हार्ड दोनों होते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड कोरल रीफ जो होते हैं वही रीफ बना सकते हैं। रीफ मतलब ब्रिज, रिज मतलब थोड़ा सा पहाड़, छोटा पहाड़ सा बना सकते हैं, वही कॉलोनी बना सकते हैं। तो मतलब आपसे आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले ये आएगा आपको कि हार्ड बनाएंगे या सॉफ्ट बनाएंगे। जो रीफ बनाएंगे, ठीक है, वो कौन क्रिएट कर सकता है? हार्ड कोरल क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक पता चल गया होगा। और जो इनको बिल्ड करने में हेल्प करता है, जो इनको बिल्ड आता है, वो टानी एनिमल होता है जिसको बोलते हैं पॉलिप। इसको नोट कर लिया जाए प्लीज, उसको क्या बोलते हैं? उस एनिमल को पॉलिप। ठीक है, ये क्या करते हैं? थ्राइव करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर मर जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो वहाँ पे लाइमस्टोन छोड़ देते हैं, लाइमस्टोन का स्केलेटन छोड़ देते हैं। तो उसी के वही, और वो क्या होता है? वो जमा होता रहता है और फिर रीफ बनती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये आए, ठीक है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने? थ्राइव किया, ग्रो किया, और फिर ये मर गए, तो यहीं पे इसको यहीं पे इकट्ठे हो गए, फिर इकट्ठे हो गए, फिर इकट्ठे हो गए, तो ऐसे ऐसे क्या होगा? एक रीफ बन जाएगा जिसको क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। और ये कौन बनाता है? ये हार्ड कोरल कोरल की वजह से बनता है ये रीफ। ठीक है, और जो लाइमस्टोन है, इसको अगर जो लाइमस्टोन की पूरी कॉलोनी बन जाती है, इनको कौन इधर उधर इकट्ठा करके लाता है? इस कॉलोनी में कौन जनरेट करता है? पॉलिप्स। पॉलिप्स लेके आएंगे, वही मरेंगे, और वो मरेंगे तो लाइमस्टोन छोड़ेंगे, तो लाइमस्टोन को इधर कौन लेके आएगा? कॉलोनी में दूसरा पॉलिप ले आएगा। तो मतलब एक तरह से रीफ बना देंगे। आई थिंक अभी सबको क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरल रीफ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सारा साइंटिफिक है ये, इसमें कुछ याद करने का भी नहीं है। मतलब ठीक है, आपको एक बार वो पता चल रहा है कि हाँ, इमेजिन करके देखो कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉलिप्स आ रहे हैं और वो थ्राइव करते हैं, ग्रो करते हैं, मर जाते हैं, तो उसको क्या होता है? जो जिंदा वाला पॉलिप्स होता है वो उस रीफ में जाके इकट्ठा कर देता है। वो जो लाइमस्टोन बाद में स्केलेटन छोड़ते हैं, तो वो रीफ बना देते हैं पूरा इकट्ठा कर करके। बस यही होता है कोरल रीफ। ठीक है,
तो ये मतलब क्या होता है कि स्केलेटन्स की लेयर के ऊपर बनता 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 कौन करता है इसको, अल्टीमेटली लिविंग पॉलिप्स इसको इकट्ठा करते रहते हैं और ये बनता रहता है। तो ये आपका पूरा हो गया कोरल रीफ्स, ठीक है। अब इसके कुछ एक फीचर्स भी होते हैं वो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। वो क्या है कि जब जहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को कहाँ मिलते हैं, शेलो ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ पे सी वाटर क्लीन क्लियर और वार्म होता है। तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जहाँ पे ये कहाँ देखने को मिलते हैं, शेलो ट्रॉपिकल एरियाज में। कौन मिल दिखता है, कोरल रीफ दिखता है, ठीक है। और कोरल रीफ जो आपके वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं जिसमें हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। ऑफ कोर्स क्योंकि न्यूट्रिएंट होंगे उसके अंदर तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिव भी होंगे, ठीक है। इसका और जो रीफ बिल्डिंग करते हैं वो, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर क्या है, सिंबॉलिक एसोसिएशंस है। किसकी, पॉलिप्स की। अगर एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर वो तो इधर उधर पूरे पानी में तैरते रहेंगे, उनको क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कोरल्स आर जनरली स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ एनिमल्स, वाई ज़ूज़ैंथले आर द फास्ट ग्रोइंग प्लांट। अगर किसी को ये ज़ूज़ैंथले के बारे में पढ़ना है, ये बेसिकली एल्गी होती है, ये भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, और ये भी ये फास्ट ग्रोइंग होती है, बट जो आपके कोरल्स होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं। ये मतलब वहाँ पे नहीं होते कोरल रीफ्स में, बस इसका जस्ट एक कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। ज़ूज़ैंथले इज जस्ट अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट एंड कोरल्स आर द स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। वो प्लांट्स नहीं होते कोरल रीफ्स, एनिमल्स होते हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। और इवन दो कोरल रीफ्स इन न्यूट्रिएंट पुअर वाटर, देयर कैपेबिलिटी टू रिसाइकल द स्कार्स न्यूट्रिएंट इज एनॉर्मस। क्यों, क्योंकि वो खुद ही अपने न्यूट्रिएंट इतने रिच होते हैं कि वो इतने न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में भी रहेंगे, तो उनकी कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी की कम्युनिटी से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इकोसिस्टम बनाएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रोडक्टिव होता है और ये न्यूट्रिएंट स्कैरसिटी में भी रह सकता है, ठीक है। और कोरल रीफ सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स रहेंगे, जो प्लांट्स हैं वहाँ पे रहेंगे, बहुत सारे कपलिंग होगी, रिसाइकलिंग होगी, ठीक है। और एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी के ये क्षेत्र बन जाएंगे। और सबसे इनको क्या बोला जाता है कोरल रीफ्स को, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमारी धरती पे होते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन पे होते हैं, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड बायोडाइवर्सिटी उसमें इतनी हाई होती, इतनी रिच होती है, स्पीसीज जो रिचनेस होती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर से पढ़ा था। तो इसी तरीके से समुद्र में अगर किसी की डाइवर्सिटी देखनी है, प्रोडक्टिविटी हाई देखनी है, तो दे आर द कोरल रीफ्स एंड दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम आते हैं इनकी क्लासिफिकेशंस पे, ठीक है। कोरल रीफ्स बेसिकली क्लासिफाई होती है, उनकी जो पैचिंग होती है, बैरियर होते हैं, उसकी फ्रिंजिंग होती है, इस तरीके से इनको करते हैं। जो फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं वो आपको अंडमान में देखने को मिलेगी। फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होती है, बेसिकली शोर के आसपास आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको अंडमान में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज जो आपको पैचेस की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ। प्लीज इसको नोट कर लो। जो पैचेस में आपको दिखेंगे, आइसोलेटेड आपको दिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस पैचेस दिखेंगे आपको कोरल रीफ्स के, तो वो यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज बैरियर, जो एक बैरियर का काम करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आपको बहुत सारे कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही जो बेसिकली वो जैसे जो आपके वो होते हैं, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं बैरियर रीफ्स, निकोबार और लक्षद्वीप के उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एक होते हैं एटॉल्स। एटॉल्स क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में या सेमी सर्कुलर रीफ्स आप कहीं अगर दिखेंगे तो वो कहाँ दिखेंगे आपको, ये भी आपको लक्षद्वीप और निकोबार में देखने को मिल सकते हैं। प्लीज इसको नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबने नोट कर लिया है कि किस की क्लासिफिकेशन कैसी है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ये आपको मैच दी फॉलोइंग करके आ सकता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी में किसी स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं। और अगर इन चारों मेजर रीफ्स एरियाज की बात करी जाए इंडिया में, तो इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर फाउंड वेरी रिच स्पीशीज डाइवर्सिटी, फॉलोड बाय लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार एंड फाइनली गल्फ ऑफ कच्छ। अगर इनमें देखा जाए तो कोरल रीफ सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है, फिर आपके पास लक्षद्वीप में है, फिर आपके गल्फ ऑफ मन्नार में है, फिर आपके गल्फ ऑफ कच्छ में है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब है कि कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों, हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या फंक्शन करते हैं ये लोग कि इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं आपके,
बड़ा कोई स्टॉर्म आ रहा है या इरोजन, तो ये बैरियर्स का काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसका रीजन ये होगा। नेक्स्ट इज कोरल एनिमल होते हैं, उनके अंदर जो आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करने की कैपेसिटी बहुत होती है और न्यूट्रिएंट खुद भी बहुत रिच होते हैं, तो प्रोडक्टिव भी होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, क्योंकि मरते हैं तो बेसिकली स्केलेटन छोड़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वो। नेक्स्ट इज एक सबस्ट्रेट, अगर मैनग्रोव्स को सबस्ट्रेट कौन प्रोवाइड करता है, एक ये करते हैं आपके कोरल रीफ्स करते हैं, ठीक है। मैनग्रोव्स को भी हेल्प करते हैं, और मैनग्रोव्स जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे वो खुद ही कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो कोरल रीफ्स एक तरह से हैबिटेट प्रोवाइड करता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स इनके आसपास रह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। आई थिंक इसके फंक्शन इसलिए समझ में आ गए होंगे आपको कि इसलिए हमारे लिए कोरल रीफ को पढ़ना ज़रूरी है। अब क्या है कि इसके थ्रेट क्या है, ठीक है, क्या इसमें प्रॉब्लम आई, किस तरीके का काम हुआ। तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ब्लीचिंग मतलब इसके जो एसेंशियल जो सिम्बायोटेंट्स होते हैं उसका मतलब कलर चेंज होना है इनका, तो या फिर इस तरीके की एक न्यूज़ आई थी कि ब्लीचिंग हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल पोल्यूशन होता है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है। कई बार वो क्या करते हैं, जैसे टूरिज्म होता है, न्यूट्रिएंट लोडिंग होती है, बहुत सारी थर्मल पोल्यूशन होता है। तो ये इनसे क्या होता है कि इनकी जो बेसिकली न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और फिर इनका कलर चेंज हो जाता है और फिर मर जाते हैं। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन इनका क्यों हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्टरबेंस किया है। हमने जो अपने एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल इवेंट्स हुए हैं उनसे इनका जो बेसिकली अफेक्ट हुआ है। और दूसरा क्या, क्लाइमेट चेंज की वजह से, अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। अगर थोड़ा सा जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस टेम्परेचर में रहते हैं, अगर उस टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट या थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है वो टेम्परेचर, तो उसके बाद इन्होंने मरना स्टार्ट कर दिया है, या ब्लीचिंग इनकी होना स्टार्ट हो गई है, मतलब इनके न्यूट्रिएंट्स खत्म होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पूरा थ्रेट है। आई थिंक समझ में आ गया सबको। अब है कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। ब्लीच क्या होता है, इनका जो कलर होता है वो पेल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो जूज़ैंथले बेसिकली जो इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो, और दूसरा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होती है आपकी, उसकी कंसंट्रेशन में फॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर ब्लीचिंग किसको बोलते हैं, कलर कौन देता है इसको, जूज़ैंथले देता है। तो उसी और आपका न्यूट्रिएंट कौन देता है, जूज़ैंथले देता है। उसी की डेंसिटी में कमी आ गई, उसी की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई, तो इसमें पिगमेंट होना स्टार्ट हो जाती है कम, तो ये पेल होना स्टार्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। और इसके जो रीज़न है वो है टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन एंड सब एरियल एक्सपोजर। टेम्परेचर मतलब आपको पता है ये बड़े ही सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेके, अगर हाई या लो हुआ तो उसी टाइम इनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज सोलर रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन आपकी 400 से 700 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी 280 टू 400 नैनोमीटर, यहाँ तक इसकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर ज़्यादा हुई, उससे कम या ज़्यादा हुई, तो इसका मतलब इनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज सब एरियल एक्सपोजर। सडन एक्सपोजर हो जाए रीफ का, ठीक है, कुछ ऐसे लो टाइड्स हो जाए, ठीक है, सडन इनका जो होता है एक्सपोजर हो जाए सन के साथ, जैसे लो टाइड्स में हो सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, इनमें पोटेंशियली ब्लीचिंग इंड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से क्या होगा कि कोरल ब्लीचिंग क्यों होगी, बेसिकली ऊपर के सेडिमेंट अगर हम वो बहने लग जाएंगे, इधर उधर आने लग जाएंगे, या इनको बह के इनके ऊपर आ जाएंगे, तो इनका एकदम से इनका जो बैरियर होता है वो एक पूरा बना देगा। सेडिमेंट अगर इनके ऊपर इकट्ठे हो गए तब भी हम बनना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर डाइल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉम आता है वो रन ऑफ, जो वाटर रन ऑफ होता है आपका, वो इनका जो पानी होता है, ठीक है, वो नियर शोर एरियाज में होता है तो उनको बहा के ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। कई बार इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं पानी के अंदर ही, हम क्या करते हैं, बह बह के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे अमोनिया नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अगर इसमें न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से बढ़ गई तो वो जूज़ैंथले जो होता है उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक यूट्रोफिकेशन भी बेसिकली इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स क्या होते हैं कि जब एक्सपोजर होता है कोरल का, एलिवेटेड जो आपके कंसंट्रेशन होती है किसकी, केमिकल्स की, ठीक है, केमिकल्स की अगर ऐसा आपको मिलती है तो वहाँ पे भी आपको ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो जेनोबायोटिक्स होते हैं वो आपको जूज़ैंथले लॉस के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये जब ये आ जाएंगी, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी इन केमिकल्स की, जैसे कॉपर, हर्बिसाइड्स, ऑयल, पानी में आ जाएंगे, तो तब भी आपकी
इनको क्या बोलते हैं, जेनोबायोटिक्स। और इस ये क्या करते हैं, जूजेंथेले को मार देते हैं। ये जूजेंथेले को मार देंगे तो आपको क्या होगा, आपका कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एपिजूटिक्स। ये पैथोजन होते हैं, ठीक है, जो ब्लीचिंग को इंड्यूस करते हैं। कोई ना कोई ऐसा कहीं ना कहीं बेसिकली ये डिजीज होती है एक तरह की, वो पूरी कॉलोनी को डेथ कर देती है, मतलब पूरी कॉलोनी में डेथ फैला देती है। तो ये था आपके कुछ एक रीजंस। अब इनको बचाने के लिए प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है दैट इज कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, कॉम्पास जिसको बोलते हैं, 1991 में चलाया गया था, ताकि जो कोस्टल वाटर है उसकी हेल्थ और जो फैसिलिटीज जो मैनेजमेंट वहाँ पे आसपास पोल्यूशन के रिलेटेड है उनको हैंडल कर सके, उनको मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट इस प्रोग्राम को रिस्ट्रक्टेड किया गया था, मॉडिफाई किया गया था 2001 में या 2000 में, जिसमें इंक्लूड किया गया था कि जो आपकी लाइजन जो रेगुलेशन है, जो आपकी लेजिस्लेशन है, इन सर्विसेज को भी वहां पे लाया जाए और जो इनको रेगुलेट किया जाए, ठीक है। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग भी की जाए, लेकिन इनके साथ साथ जो आपके लाइसेंस दे रहे हो, सब लोगों को दिए जा रहे हो, लाइसेंस दिए जा रहे हो, तो उसके भी रेगुलेशन लगाया जाए इनके आसपास। एक दूसरा अपने पास प्रोग्राम आया, लैंड ओशियन इंटरेक्शंस इन द कोस्टल जोन, LOICZ, 1995 में आया था बेसिकली। और इसने क्या किया कि जो ग्लोबल चेंज हो रहा है उनको, जो कोस्टल जोन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। इसका एम क्या था कि डेवलप करना है एक साइंटिफिक बेसिस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, ताकि हम कोस्टल एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकें इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, अगर कोस्टल इन्वायरमेंट ठीक होगा तो अपने कोरल रीफ्स भी ठीक होंगे। एक और नोटिफिकेशन आया अपने पास, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 में, जिसका एम क्या था कि कोस्टल जितना भी एरिया है इंडिया का उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और इसमें दो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चलाए गए, दैट इज नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दोनों चलाए गए थे इसके और ताकि मॉनिटर कर सके हम जो आसपास का कोस्टल का जो आपका जोन है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये इनके बेसिकली इनको डेलीगेट की गई है पावर अंडर सेक्शन 5 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्लीज इसको नोट कर लो। वो क्या बोलता है, वो आपको ये बोलता है कि ये दोनों अथॉरिटीज NCZMA एंड SCZMA CRZ नोटिफिकेशन के थ्रू अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये आपके वेरियस प्रोटेक्शन मेजर ले सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कोस्टल इन्वायरमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, अबेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कोस्टल एरियाज में। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लेना, ये कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली UPSC ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मैंने आपको पूरा ये कोरल रीफ बताने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सके। अगर किसी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज इसमें कमेंट कर सकते हो। नीचे आपको हर तरह के लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसने पहले नहीं देखा है तो पहले वाले लेसन देख लो। बाकी ऑल द बेस्ट।